जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण पुस्तिका से विशेषण से संबंधित मुख्य जानकारी के बारे में बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि जो हमारा पाठ है, विशेषण पाठ है, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें और जब कभी भी किसी भी वाक्य में विशेषण से संबंधित कोई भी शब्द आए तो हम उसे पहचान सकें। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राम सुंदर है। यहाँ पर जो है सुंदर शब्द हम क्या है? विशेषण शब्द है। दूसरे वाक्य में लिखा है नीले आसमान में काले रंग के पक्षी उड़ रहे हैं। अब आसमान कैसा है? नीला है और उसमें कैसे रंग के पक्षी उड़ रहे हैं? काले रंग के। तो ये जो काले रंग के हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? पक्षी की विशेषता। और नीले जो है वो क्या है? आसमान, यानी नीला जो है वो क्या है? आसमान है। तो आसमान की विशेषता क्या होगी? नीला हो गई। तो यही जो है हमारा विशेषण है। और विशेषण क्या है? ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, राम बहुत सुंदर है। अब देखिए राम की पहले क्या थी विशेषता? सुंदर है। राम कैसा है? सुंदर है। लेकिन कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो ये विशेषण शब्द है, सुंदर शब्द है हमारा, इसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात बहुत। तो बहुत शब्द ही क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण नहीं दिया गया है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? वाक्य में जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। क्या लिखा हुआ है? वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण, राम, लक्ष्मण और सीता बहुत सुंदर हैं। अब आप देखिए कि जो राम, लक्ष्मण और सीता शब्द है, यहाँ पे नाम है किसी व्यक्ति के, किसी स्त्री के। तो यहाँ पर जो है राम, लक्ष्मण और सीता जो शब्द हैं, इनकी विशेषता बताई जाती है। तो क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। तो ये तीनों शब्द जो ये संज्ञा शब्द हैं वही क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इनकी वाक्य में क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। प्यारे बच्चों, विशेषण के जो है वो 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पे लिखा है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, अंगूर खट्टे हैं। अब अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। खट्टा क्या है? उनका बोध कराया जा रहा है कि वो कैसा है, वो उसका गुण बताया जा रहा है कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं वे। तो यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जो हम ये बात कह रहे हैं कि गुण, रूप, रंग, आकार, इनके अंतर्गत भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले गुण लिखा हुआ है। गुण के अंतर्गत जो शब्द आए हैं वो शब्द कौन कौन से हैं?
वे शब्द हैं भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। अभी यहाँ पर इतने शब्द मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं। वह भला हो सकता है, राम बहुत भला आदमी है। उचित मतलब एक संतुलित। अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा और दानी। ये सभी पर जो है आप एक एक वाक्य बना सकते हैं और अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं, ताकि हमें जो है इन सब बातों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो सके और हम अच्छी तरह से सीख भी सकें। नंबर 2 पर लिखा हुआ है यहाँ पे दोष। अब किसी भी वस्तु में किसी भी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनमें क्या क्या दोष हो सकते हैं। बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। अब आप देखिए कि जब हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं तो हमारा जो है उच्चारण भी सही होना चाहिए, और जब हम लिखते हैं तो लिखते समय भी हम जो है मौन वाचन करना चाहिए। लिखते समय कैसा वाचन करना चाहिए? मौन वाचन, यानी मौन रूप से हमें उन शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ताकि हम जो लिख रहे हैं उस पर भी हमारा ध्यान हो और जो हमारा उच्चारण हो रहा है उस पर भी हमारा मौन रूप से ध्यान हो, ताकि इधर उधर ध्यान भटके ना। अब आगे देखिए क्या लिखा है अन्य उदाहरण में। अन्य उदाहरण लिखा है रूप रंग। अब रूप रंग के अंतर्गत क्या आते हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। क्या क्या शब्द लिखे हैं? लाल, पीला, मेरे साथ पढ़िए आप लोग भी। लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। अब इतने सारे शब्द हैं, इन पर हम अगर 10-10 वाक्य भी बनाएंगे प्रतिदिन तो आप देखिए कि हमारे पास कितने सारे वाक्य हो सकते हैं, और हमें लिखने का भी अभ्यास होगा, हमारे वाक्य भी गलत नहीं होंगे, और हमें जो ये विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण है ये बहुत ही सरलता से हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आकार। अब यहाँ पे लिखा था ना, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था। अब देखिए आकार आ गया। अब आकार कैसा हो सकता है किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का? सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। अब इतने प्रकार के हमारे ये आकार से संबंधित शब्द हैं, इन पर भी हमें वाक्य बनाने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि अन्य उदाहरण क्या है। अन्य उदाहरण में लिखा हुआ है दशा या अवस्था। अब दशा, किसी भी चीज की क्या दशा है उसकी, या क्या अवस्था है? दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना आदि। अब आप देखिए इतनी सारी अवस्थाएं होती है, इन पर भी हमें जो है अलग अलग वाक्य बनाने चाहिए ताकि हम अच्छे से सीख सकें। आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्थान। स्थान जो है बाहरी, बाहर, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। अब अलग अलग प्रकार के स्थान हो सकता है, बाहर, अंदर, ये सब हो सकता है ना। दाहिने, बाएं, ठीक है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब स्थान का बोध कराते हैं हमें। तो ये सभी शब्द जो हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? जैसे हमने लिखा बाहरी, तो क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। बाहर शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, इसको हम बाद में हटा देंगे, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है काल। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। अब देखो काल के अनुसार, समय के अनुसार कोई भी चीज कैसी होती है? नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, मौसमी, नवीन, सायंकालीन, मासिक आदि। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये सभी शब्द काल से संबंधित है अर्थात समय से संबंधित है। इसके आगे है स्वाद। अब स्वाद कितने प्रकार का होता है? मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। ये सभी क्या है? स्वाद से संबंधित है।
इसके आगे लिखा है स्थिति या दिशा, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। ये सभी क्या है, दिशा संबंधित बोध करा रहे हैं हमें। इन सब पर जहाँ कहीं पर भी वाक्य होगा, जहाँ कहीं पर भी ये शब्द आएंगे, समझ लीजिएगा कि वहां पर जो है गुणवाचक विशेषण है। आगे लिखा है स्पर्श। अब स्पर्श कितने प्रकार का होता है? मुलायम, सख्त, ठंड, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। बहुत ठंड है, या कहते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड होती है। तो कैसी होती है? ठंड होती है बहुत ज्यादा। गर्म, कोमल, खुरदरा, सख्त, मुलायम, ये सब क्या है? ये सब जो है वो किसी भी वस्तु के, किसी भी समय के, या आप कह सकते हो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी चीज मुलायम है। जैसे रुई यानी कॉटन पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। ठीक है। सख्त का मतलब होता है कठोर। अगर हम किसी पत्थर को पकड़ते हैं तो पत्थर कैसा होता है? सख्त होता है। ठंड, आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। गर्म, जैसे कोई भी चीज पकोड़े खा रहे हो हम, है ना, चाय के साथ, तो वो कैसी होती है? गर्म होती है। कोमल, गुलाब की पंखुड़ियां कैसी होती है? कोमल होती है। खुरदरा, खुरदरा मतलब थोड़ा सा दरदरा, जिसमें जो है ना मुलायम हो और ना ही सख्त हो। जैसे कि लकड़ी होती है थोड़ी सी खुरदरी, उसका बाहरी आकार खुरदरा होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दूसरे नंबर पे हमारा जो विशेषण का प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण है चार, प्रतिदिन, प्रथम, दोनों, सभी आदि। इसके आगे लिखा है संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले। आगे लिखा हुआ है निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो शब्द किसी निश्चित संख्या यानी काउंटिंग, ठीक है, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, तो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, तीन, दो, सैकड़ों, चार, पाँच, 6, 7, हजारों, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो संख्यावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके आगे और उदाहरण लिखे नंबर 1 पे है मेरे पास 7 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 7। तो 7 एक निश्चित संख्या हो गई। नंबर 2 है किशोर ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। तो प्रथम का मतलब होता है पहला, एक निश्चित है स्थान, तो इसलिए क्या है वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका जो दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब संख्या का बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या लिखी है? जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कम, कई, बहुत से, थोड़े, अनेक आदि। अब ये जो हम कह रहे हैं कि जो शब्द किसी निश्चित, किसी का क्या मतलब है यहाँ पर? किसी का मतलब है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, जो भी विशेषता बताई जाती है वो किसकी बताई जाती है? किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। बोध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो वही सभी क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कम, कई, बहुत से, थोड़े, अनेक आदि। इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा है मेरे पास कुछ पेन है। तो कुछ पेन का मतलब पता ही नहीं है, एक है या दो है या तीन है या 5 है या 15 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है तीसरा नंबर जो हमारा भेद है वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? देखिए, परिमाणवाचक की परिभाषा जो बताई गई है यहाँ पे वो क्या लिखी गई है
कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण, माप, तोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 7 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा दूध, कुछ फल, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे परिमाण का मतलब क्या बताया यहाँ पे? माप, मापना, किसी चीज को मापना और किसी चीज को तौलना। तौ का मतलब होता है, तोल का मतलब जिसको हम तोल के लेते हैं जिन चीजों को हम, जैसे कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हमें जो है वो 10 किलो चावल दे दीजिए, तो वो दाने गिन के तो देते नहीं हमें, वो क्या करते हैं 10 किलो का वाट तराजू पे रखते हैं या 10 किलो की डिजिट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उस पे दबाते हैं 10 किलो और 10 किलो हो जाते हैं। वहां पर जब दाम 10 किलो हो जाते हैं हमें दे देते हैं। यहाँ पे जो है परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित का मतलब क्या है? निश्चित का मतलब जो एग्जैक्ट है, जिसकी हमें पता है, जिसके बारे में जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द किसी निश्चित, अब किन के बारे में बात कराते हैं? निश्चित किसकी संख्या होगी? संज्ञा शब्दों की होगी या सर्वनाम शब्दों की होगी। ठीक है, माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके क्या उदाहरण है? उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 किलो, 7 मीटर, 2 लीटर, 200 ग्राम आदि। अन्य उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश 4 लीटर दूध लाया। नंबर 2 है उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अब यहाँ पे 4 लीटर एक निश्चित संख्या है, निश्चित मात्रा है, और 2 मीटर का मतलब है निश्चित है। यहाँ पे जो भी मीटर है, जो नहीं माप है, वो क्या है? निश्चित है। कितना है? 2 मीटर। इसके अलावा हमने बात की थी अनिश्चित परिमाणवाचक की। अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक में यहाँ पे लिखा गया है कि जो शब्द किसी निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, अब निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ फल, सब धन, बहुत पानी आदि। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? जब हम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कहती है बेटा दूध पी लो, तो हम कहते हैं माँ थोड़ा सा ही पीऊंगा मैं। अब हम ये थोड़ी कहते हैं माँ को कि माँ मैं 1 लीटर दूध पीऊंगा, या माँ मैं 50 ग्राम ही दूध पीऊंगा, या 100 ग्राम ही दूध पीऊंगा। नहीं, हम क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा पीऊंगा। माँ कहती बेटा 1 गिलास पी ले, लेकिन हम कहते नहीं। यहाँ पर है कुछ फल। कुछ फल मतलब पता ही नहीं है कि 1 किलो है कि 2 किलो है, 1 फल है कि 2 फल है, ऐसे नहीं होता। 1 फल 2 फल हम जब जाते हैं, हम मार्केट में बाजार जाते हैं, तो दुकानदार से क्या कहते हैं? भैया हमें आधा किलो सेब दे दो, या आधे किलो हमें नींबू दे दो, या जो है हम कहते हैं कि आधा किलो या 1 किलो हमें जो है वो अनार दे दो। तो हम क्या कहते हैं? हम एक निश्चित मात्रा कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं भैया हमें कुछ फल दे दीजिए, तो फिर दुकानदार पलट के पूछता है कितने देने हैं, 1 किलो या 2 किलो? फिर हम उसको एक निश्चित मात्रा बताते हैं। लेकिन जब अनिश्चित वाली बात होती है तो हम थोड़ा सा, कुछ, सब, बहुत, इन सब का प्रयोग करते हैं। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है था। अब यहाँ क्या लिखा है? गिलास में थोड़ा दूध था। थोड़ा का मतलब कितना था हमें पता ही नहीं चल रहा। बैग में कुछ सब्जी है। अब कुछ कितनी है? 1 किलो है, 2 किलो है कि नहीं? तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे जो है पढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक जो हमारा चौथा भेद है हमारा विशेषण का, वो क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक। जो शब्द सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या किसी की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं ये? कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ लगते हैं? हमेशा संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है। या किसी की ओर संकेत करते हैं तो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण है यहाँ पे, यह आदमी। अब आप देखिए कि आदमी शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। यह शब्द जो है वो विशेषण सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे पौधे, वे लोग, वह लड़का, तो ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है। और हम दूसरे उदाहरण भी जान लेते हैं। वह लड़का नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये चारों भेद हमने विस्तार पूर्वक से जान लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से इस पाठ को समझ जाएं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।